वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। हमारी नेक्स्ट क्लास है, इसमें तरंग से हमें पढ़ना है। इसके पहले मैं बता दूं कि लूसेंट की हमारी पेड क्लास चल रही है एप्लीकेशन पर। उसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पीवाईक्यू से समझाकर और फिर ट्रिक से सारी लूसेंट कवर करवाई जा रही है। लगभग 70% पोर्शन हो चुका है और आप लोगों का बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है उसमें। तो यदि आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लूसेंट क्लास के लिए विज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी रहेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो मैसेज आईडी रहेगी वहां पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तरंग हमें पढ़ना था, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहली बात, तरंग को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक कौन सी? यांत्रिक तरंग को, और दूसरी अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग मतलब मैकेनिकल वेव्स और अयांत्रिक नॉन मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंग क्या होती है? वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम जैसे ठोस है, द्रव है या गैस है, इसमें संचरित होती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी? अनुदैर्ध्य और दूसरी अनुप्रस्थ तरंग है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग में से ध्वनि तरंग किसका एग्जाम्पल है। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अलग से कुछ याद नहीं रखना है, जो शब्द लिखा हुआ है उसी से पता चल जाएगा कि किस प्रकार की तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग की यदि बात करें तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश हो या फिर कैसी हो? समांतर हो, तो ऐसी तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और ध्वनि किसका उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण। यहाँ देखिए, दैर्ध्य में यहाँ पे आधा घ बना हुआ है, उसको ध मान लीजिए। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे और ना ही एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब आप किताब लेकर पढ़ते हो तब तो कंफ्यूजन का सवाल नहीं, सारा डाटा आपके सामने रखा है। लेकिन जब अभ्यास करते हो या फिर एग्जाम हॉल में होते हो तब ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इस तरह इसको याद रखिएगा। नोट है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत हो, तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में? जो अनुदैर्ध्य तरंग है उसमें जो कणों की दिशा कैसी होती है? कंपन करने की दिशा के अनुदिश अनुदिश होती है या समांतर होती है। और अनुप्रस्थ तरंग में जो तरंग की गति की दिशा है माध्यम के जो कण है उनके कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। दोनों में मूलभूत अंतर है। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, देखिए जो नॉन मैकेनिकल वेव्स है इन्हीं को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसी तरंग जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती, क्योंकि निर्वात ऐसा एक वातावरण होता है जहां पे कोई भी माध्यम नहीं है, तो वो निर्वात कहा जाता है। तो जो अयांत्रिक तरंगे है या विद्युत चुंबकीय तरंगे है, ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है, संचरित होती ही है, इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही वेग से चलती है जो प्रकाश की वेग के बराबर है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जिस वेग से चलती है तो उनका वेग क्या होता है? एक ही होता है। और वो किस के वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर वो होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसकी बनी होती है? फोटोन की बनी होती है। तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटोन की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻4 मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या है? उदासीन होती है, अनुप्रस्थ होती है, यह प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास ऊर्जा और क्या होता है? संवेग होता है। इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है उदासीन होती है, अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास अपनी ऊर्जा और संवेग होता है, और इसकी अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उसके बाद तरंग गति, देखिए तरंग गति क्या है? तो किसी कारक द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ है उसके आगे की बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तरंग गति। कंपन की कला क्या कहलाती है? फेज ऑफ वाइब्रेशन। तो जो आवर्त गति है उसमें कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण पर स्थिति या गति की दिशा को जिस राशि द्वारा निरूपित किया जाता है उसे उस क्षण पर कंपन की कला कहते हैं। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। दो प्रकार की तरंगे बताई है, एक तो यांत्रिक तरंगे बोला है और दूसरी जो है अयांत्रिक तरंगे है।
तो इसमें जो ये अयांत्रिक तरंगे हैं, इन्हें ही विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोला है। तो कौन-कौन सी तरंगे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है? आप यहाँ अल्फा याद रखना, अल्फा के बाद बीटा याद रख लोगे, ठीक है? उसके बाद कैथोड और केनाल, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, कैथोड रेज़ और केनाल रेज़। उसके बाद ध्वनिज रेज़ विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, क्योंकि कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंगों की श्रेणी में आती है। और जो पराश्रव्य तरंगे, ये भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में बात किया है, प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये देखिए महत्वपूर्ण क्यों है? यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न तो इस प्रकार से कि मान लीजिए गामा किरण है, इसकी खोज किसने की थी? या फिर इसका तरंगदैर्घ्य परिसर क्या है? इसके बाद इसकी आवृत्ति परिसर क्या है? और किसमें मापते हैं? हर्ट्ज़ में। इसका उपयोग किन-किन कामों में किया जाता है? अलग-अलग प्रकार के प्रश्न बनने का बहुत स्कोप है। और ऐसे जो पॉइंट होते हैं, हर बच्चा ऐसे टॉपिक को कवर करके नहीं जाता है, इसलिए एग्ज़ामिनर जब पेपर सेट करता है और ऐसा प्रश्न आए तो फिर हमें लगता है कि पेपर बहुत टफ आया था, ठीक है? लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हर किताब में दी हुई होती है। हम लोगों की तरफ से थोड़ी-सी चूक रहती है कि ऐसी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत छोटा-सा टेबुलर फॉर्म है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे हम देखते हैं गामा किरणें, तो खोज किसने की थी? पॉल विलॉर्ड ने। तरंगदैर्घ्य परिसर क्या है? 10⁻⁻14 से 10⁻10। आवृत्ति परिसर 10 की घात 20 से 10 की घात 18 हर्ट्ज़ तक। इसकी वेधन क्षमता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इसका उपयोग जो नाभिकीय अभिक्रिया है और कृत्रिम रेडियोधर्मिता उसमें किया जाता है। एक्स किरणों की बात करें तो रॉन्टजन ने खोज की थी। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने और रुपए जाँचने में इसका उपयोग किया जाता है। रुपए जाँचने में किस किरणों का? पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज़ जिसे कहते हैं। दृश्य विकिरण, इसमें वस्तुएँ हमें दिखाई पड़ती हैं। दृश्य नाम से स्पष्ट है, दृश्य मतलब दिखेगी। न्यूटन महोदय ने इसकी खोज की थी। इसकी जो तरंगदैर्घ्य परिसर और आवृत्ति आपको रटनी ही पड़ेगी, ठीक है? ना ही ऐसा कोई इक्वेशन है, ना ही ऐसी कोई दवाई है, जड़ी-बूटी है कि जिसको देने से ही आपको तुरंत याद हो जाए। इसको अभ्यास करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? हर्शल ने। ये किरणें ऊष्मीय विकिरण है, जिस वस्तु पर पड़ती है उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका उपयोग कुहरे में फोटोग्राफी करने और रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है। उसके बाद लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्ज़ियन तरंगे, ये हेनरिक हर्ट्ज़ ने इसकी खोज की थी। ये रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन में इसका उपयोग होता है। घरों में जो टेलीविज़न है, रेडियो आपने सुना होगा और जो टेलीफ़ोन है, उसमें इस लघु रेडियो तरंग या हर्ट्ज़ियन तरंगों का प्रयोग होता है। 10 की घात 10 से 10 की घात 18 तक इसकी परिसर होती है और जो अवरक्त किरण है, इसकी परिसर 10 की घात 12 से 10 की घात 10 तक होती है। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। रेडियो और टेलीविज़न में इसका उपयोग होता है दीर्घ रेडियो तरंगों में। गामा किरण का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। 10 की घात -3 मीटर से 10 की घात -2 मीटर की तरंगे क्या कहलाती है? सूक्ष्म तरंगे कहलाती है। उसके बाद आयाम क्या होता है जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं? तो जो दोलन करने वाली वस्तु है, अपनी जो साम्य स्थिति है, उसकी किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उससे दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। फिर तरंग-दैर्घ्य क्या है? जिसे वेवलेंथ कहते हैं। पहले तो ये समझिए, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है और किस भाषा का अक्षर है? ग्रीक भाषा का अक्षर है लैम्ब्डा। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग-दैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास-पास के शृंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी या अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़नों या विरलनों के बीच की जो दूरी है, वो तरंग-दैर्घ्य कहलाती है। उसके बाद सभी प्रकार के तरंगों में तरंग की चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच निम्न संबंध होता है। तरंग चाल इज़ इक्वल टू आवृत्ति इंटू तरंगदैर्घ्य या n इंटू लैम्ब्डा, ठीक? ये तरंगों वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आगे ध्वनि तरंग के बारे में देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा था? ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य। किसमें? वायु में। और जबकि द्रव की सतह पर क्या है? अनुप्रस्थ है। और द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है और ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। 2-3 यहाँ से स्टेटमेंट निकल के आएँगे, बहुत क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात, ध्वनि तरंग की बात करें तो ध्वनि तरंग कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। इतनी चीज़ तो क्लियर है।
ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, किसमें है? वायु में। उसके बाद द्रव की बात करें तो द्रव की सतह पर कैसी है? अनुप्रस्थ है। और द्रव के अंदर कैसी है? अनुदैर्ध्य है। और ठोस में कैसी है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। ध्वनि तरंगों के बारे में अलग-अलग स्टेटमेंट है तो ध्वनि तरंग ही, लेकिन वो जैसे माध्यम में जा रही है, जैसे पदार्थ में जा रही है, उस अनुसार अपनी प्रकृति में परिवर्तन कर रही है। तो जनरली तौर पर देखें तो वायु की बात करते हैं, या वायु लिख लीजिए। वायु में कैसी है? अनुदैर्ध्य है। फिर द्रव, द्रव की सतह पर कैसी है? अनुप्रस्थ है, ठीक है। द्रव में दो बातें इन्होंने बोली है, द्रव की एक तो सतह की बात की है और दूसरी द्रव के अंदर की बात की। तो द्रव की सतह पर अनुप्रस्थ है और द्रव के अंदर अनुदैर्ध्य है, जबकि ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों है। तो अलग अलग चीज बोली। वायु में केवल अनुदैर्ध्य है, जो द्रव है उसकी सतह पर अनुप्रस्थ, द्रव के अंदर जो है अनुदैर्ध्य है, और फिर उसके बाद जो ठोस है उसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रवृत्ति इसकी पाई गई है। ध्वनि तरंगों का आवृत्ति परिसर, तो एक अश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। अश्रव्य या इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे इनकी आवृत्ति होती है, इन्हें अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इससे हमारा कान नहीं सुन सकता, ठीक है। इस प्रकार की तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। श्रव्य तरंगे क्या? श्रव्य मतलब ऑडिबल, जिसे हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है। ऐसी तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। उसके बाद पराश्रव्य तरंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली जो तरंग है उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या चमगादड़ है, ये सब इसे सुन सकते हैं। इन तरंगों को किसने उत्पन्न किया था? जो गाल्टन महोदय थे, उनने सीटी के द्वारा दाब विद्युत प्रभाव की विधि से हर्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न किया था। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए बन सकता है। आमतौर पर आप देखते हैं कि पराश्रव्य तरंगों की परास कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ये सबको पता है। इन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते, ये भी सबको पता है। फिर एग्जाम्पल आता है कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इन्हें सुन सकते, ये भी पता है। लेकिन याद रखना, किसने उत्पन्न किया था? गाल्टन महोदय ने। कैसे? सीटी से उत्पन्न किया था। और किस विधि से? तो दाब विद्युत प्रभाव की विधि से। उसमें किसके क्रिस्टल थे? क्वार्ट्ज के क्रिस्टल थे, उनके कंपनों से उत्पन्न किया था। इन तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? बहुत ऊंची होती है। इसके कारण इसे बहुत अधिक ऊर्जा होती है। साथ ही इनका तरंगदैर्ध्य छोटे होने के कारण इन्हें एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इनका तरंगदैर्ध्य कैसा होता है? छोटा होता है। तो एक पतले किरण पुंज के रूप में क्या कर सकते हैं? बहुत दूर तक इन्हें भेज सकते हैं। उसके बाद पराश्रव्य तरंगों के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो संकेत भेजना है तो उसके लिए, समुद्र की गहराई का पता लगाना है तो उसके लिए यूज करते, जो कीमती कपड़े हैं, वायुयान है, घड़ी है, इनके पुर्जों को साफ करने के लिए यूज करते। कल कारखानों की चिमनी है, उनसे कालिख हटाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। और किसमें? दूध के अंदर जो हानिकारक जीवाणु उन्हें नष्ट करने के लिए, ठीक है। दूध के अंदर याद रखना, यहाँ पे आपको पानी दे देंगे या अन्य कोई द्रव पदार्थ दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद गठिया रोग के उपचार के लिए और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। रोग का नाम चेंज करके दे सकते हैं, किसी अन्य रोग का नाम दे देंगे, गठिया रोग याद रखना। और जो मस्तिष्क का जो ट्यूमर है उसके उपचार के लिए। उसके बाद भ्रूण की जांच करने में। जो भी फीटस होता है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए, क्योंकि इसी से पता चलता है उसके अंदर कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं, कोई विकृति तो नहीं उत्पन्न हो रही है, उसका शरीर ठीक से बना है या नहीं है, शरीर में कहीं कोई भिन्नता उत्पन्न तो नहीं हुई है, इस तरह की बातें। गुर्दे में बनने वाली जो पथरी है उसकी जांच करने में और उसे तोड़ने में। देखो, जांच करने के साथ तोड़ने में भी इन वेव्स का यूज होता है। जो ध्वनि की चाल है वो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे।